न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोलापुर एयरपोर्ट और पुणे मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, पुणे में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के सपने को मिल रही है नई गति। आधुनिक शहरों की जरूरतों के काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वच्छता मिशन और मन की बात के 10 साल पूरे होने पर दी लोगों को बधाई। श्रोताओं को बताया कार्यक्रम का असली सूत्रधार। कहा, 10 साल का सफर रहा भावुक कर देने वाला। लोगों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। जम्मू कश्मीर में थम गया तीसरे और अंतिम चरण के प्रचार का शोर। भाजपा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों की ओर से कद्दावर दिग्गजों ने भरी चुनावी हुंकार। 1 अक्टूबर को होगा मतदान। हरियाणा चुनावी संग्राम के लिए चढ़ा सियासी पारा। अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने घोटालों को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष। कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। जेजेपी एएसपी गठबंधन ने लोक लुभावन वादों से भरा घोषणा पत्र किया जारी। अरविंद केजरीवाल का दावा, आपके समर्थन के बिना हरियाणा में सरकार बनना नहीं संभव। नेपाल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही। अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत। नेपाल के चलते बिहार की कई जिलों में बाढ़ के हालात। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बाढ़ से स्थिति चिंताजनक। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद से पश्चिम एशिया में भारी तनाव। इजरायल का दावा, कार्रवाई में संगठन के 20 अन्य शीर्ष कमांडर हुए ढेर। मलबे से निकाला गया हसन नसरुल्लाह का शव। लेबनानी प्रधानमंत्री ने कहा, संघर्ष से विस्थापित हो सकते हैं 10 लाख लोग। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र को कई विकास की सौगातें दी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें पुणे मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन भी शामिल रहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की सरकारों द्वारा विकास को अनदेखा करने का उन पर आरोप लगाया, तो अपनी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लिए कुल 11,240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन और सावित्रीबाई फुले के ऐतिहासिक स्मारक का भूमि पूजन शामिल रहा। इन परियोजनाओं में अहम रहा पुणे मेट्रो के 6 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक का खंड है। प्रधानमंत्री ने स्वारगेट से कात्रज सेक्शन का भी भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक शहरों की जरूरत के मुताबिक मौजूदा सरकार काम कर रही है, जिससे विकास को नई गति मिल रही है। पीएम ने कहा कि इसके उलट पहले की सरकारें केवल काम लटकाती थीं। इसी साल मार्च में मैंने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक मेट्रो सेवा का लोकार्पण भी किया था। 2016 से अब तक इन 7-8 वर्षों में पुणे मेट्रो का ये विस्तार, इतने रूट्स पर काम की ये प्रगति और नए शिलान्यास, अगर पुरानी सोच और कार्य पद्धति होती तो इनमें से कोई भी काम पूरे नहीं हो पाते। पिछली सरकार तो 8 साल में मेट्रो का एक पिलर भी खड़ा नहीं कर पाई थी, जबकि हमारी सरकार ने पुणे में मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क तैयार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 6,400 करोड़ रुपए की बिटकिन परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर मिलेंगे। छत्रपति संभाजी नगर में
लगभग 8,000 एकड़ में बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया का विस्तार होगा। कई बड़े बड़े उद्योगों के लिए यहां जमीन अलॉट हो गई है। इससे यहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। निवेश से नौकरी पैदा करने का ये मंत्र आज महाराष्ट्र में युवाओं की बड़ी ताकत बन रहा है। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के महिला उत्थान की दिशा में उठाए गए अहम कदमों की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि उन्होंने बेटियों के लिए बंद शिक्षा के दरवाजों को खोला। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था। यहां बहन बेटियों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। इसकी स्मृति को, इस विरासत को संजो कर रखना जरूरी है। इन परियोजनाओं से न केवल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, बल्कि सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों और निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। आपको बता दें कि सोलापुर में मौजूदा टर्मिनल भवन को सालाना लगभग 4.1 लाख यात्रियों को सेवा देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। साल 2014 से पहले भारत में मेट्रो रेल प्रणाली केवल 248 किलोमीटर तक सीमित थी और केवल 5 शहरों में परिचालन में थी। पिछले 10 वर्षों में 700 किलोमीटर से अधिक नई मेट्रो लाइनें चालू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो के जरिए देश की जनता से संवाद का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी कायम है। 114वें मन की बात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई समसामयिक विषयों पर अपनी बात साझा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की अपील की तो प्रकृति संरक्षण का मंत्र भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मासिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर प्रसन्नता जाहिर की। कहा कि मन की बात की यात्रा बेहद खास रही, जिसके लिए कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकती। पीएम ने कहा कि मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया का विशेष तौर पर आभार जताते हुए कहा कि उनकी ही अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम के जरिए एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो चुके हैं और मेक इन इंडिया के कारण देश में अब विश्व स्तरीय उत्पाद बन रहे हैं। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है।
उन्होंने युवाओं से जहां एक तरफ अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने का आग्रह किया, तो वहीं उन्होंने त्योहारों के मौसम में सभी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की अपील की। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के अलावा इसे बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए नए क्षेत्रों के आने से रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। पीएम ने सभी से इसमें भाग लेने की अपील की। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन से लेकर वेस्ट टू वेल्थ मंत्र तक तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की बधाई दी। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री ने उन लोगों का अभिनंदन किया जिन्होंने इस मिशन को जन आंदोलन बनाया। उन्होंने देशवासियों से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का आह्वान किया। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। देश के कई इलाकों में मानसून की भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति और कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में जल संकट की समस्या को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में साझा किया। उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने लोगों के द्वारा जल संरक्षण के उपाय के उदाहरण देते हुए इसे बचाए जाने की अपील की। झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के KN राजशेखर का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी लोगों को एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ना चाहिए। राजशेखर पिछले 4 साल से लगातार पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पौधारोपण की अपील एक तरफ पर्यावरण को संरक्षित करेगी, तो वहीं जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास पानी के संकट से निपटने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने मन की बात में प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन की सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सराहना प्रसार भारती, इसके विभिन्न अंगों, दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो तथा इसके सारे कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणादायक तथा उत्साहवर्धक है। हमें गर्व है कि हम आपके राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में आपके साथ जुड़े हैं। आपका संदेश पूरे प्रसार भारती परिवार में एक नई स्फूर्ति और नव चेतना का संचार करेगा।
10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव का अब आखिरी चरण बचा है, जिसके लिए आज शाम को प्रचार अभियान थम गया। 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रचार के अंतिम दिन भी आज सभी दलों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया तो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा भी किया। इससे पहले के 2 चरण में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान देखने को मिला था, जो दशकों बाद जमकर मतदान भी हुआ था। 10 साल बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए रविवार को चुनावी प्रचार का शोर थम गया। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तमाम सियासी गणित के बीच राजनीतिक दलों की नज़र चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी टिकी है। इस कड़ी में रविवार को रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा प्रचार किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान की जमहूरियत की ताकत और उसकी मजबूती का प्रदर्शन है। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर और जी किशन रेड्डी ने जम्मू में पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर के करना में एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो दोनों सीटों से चुनाव हारेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में जमकर चुनाव प्रचार करते हुए अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के जसरोटा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादे दोहराए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उधमपुर में पार्टी की कमान संभाली। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि उच्च मतदान प्रतिशत से कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रही है। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि लोग अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। We have made the arrangements as per the ECI guidelines. Whatever the guidelines are, strictly as per those guidelines, we have made the security arrangements. हम लोगों ने सारा इंतजाम किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अलग अलग टीम इंतजाम कर रखी है। अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसकी अलग अलग टीम है। इलेक्शन के लिए अलग से टीम है, पोलिंग के लिए अलग से टीम है, एरिया डोमिनेशन के अलग है। तीसरे चरण में जिन 40 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग में आती हैं, जबकि 16 सीटें कश्मीर संभाग वाले क्षेत्र में आती हैं। जम्मू की सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी और सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 5 अक्टूबर को होने वाली हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा की ओर से अमित शाह ने प्रचार की कमान संभाली तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने भी जमकर प्रचार किया। विकास, रोजगार, तुष्टीकरण जैसे मुद्दों की धार देखने को मिली तो छोटी पार्टियों और निर्दलियों के द्वारा भी जमकर प्रचार देखने को मिला। हरियाणा में चुनावी महाभारत का मैदान सज चुका है। मुद्दों के चौतरफा दावों के पासे फेंके जा रहे हैं। सियासी परिवारों के लोग एक दूसरे पर आरोपों के तीर ताने आमने सामने खड़े हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ और बादशाहपुर में अपनी हुंकार भरी। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी है। उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अच्छे लग रहे हैं। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड कानून को जल्द लाने की भी बात कही। कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई? क्यों चुप हो? क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई। ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के रोहतक में जनसभा की। नड्डा ने कांग्रेस के दौर के घोटालों की याद दिलाई। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। न नभ छोड़ा, न जल छोड़ा, न थल छोड़ा, न पृथ्वी छोड़ी, न समुद्र छोड़ा, न आकाश छोड़ा। तीनों में घोटाला किया तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने घोटाला किया, ये हमको याद रखना चाहिए।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी एएसपी गठबंधन ने सिरसा से अपना घोषणा पत्र जारी किया। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस घोषणा पत्र को जन सेवा पत्र के नाम से जारी किया। इस पत्र में पूर्व गठबंधन सरकार के दौरान जेजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल भाजपा का है। तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बन रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का बना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है। हरियाणा में कितनी सीटें सर मान रहे हैं सर? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। आज भी इतनी गारंटी देके जा रहा हूँ, जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की इतनी सीट आ रही हैं कि हमारे समर्थन के बिना कोई सरकार हरियाणा के अंदर नहीं बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब केवल हफ्ते भर का समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। स्टार प्रचारक मैदान में उतरकर प्रचार करने में लगे हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया है और कहा है कि पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सरहद के इस तरफ ही नहीं, सरहद के उस पार जाकर भी कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए ये नया हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सरहद के इस तरफ ही नहीं, जरूरत होगी तो सरहद के उस पार भी आकर मुकाबला कर सकते हैं। और जो लोग सरहद के पार रहकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं और उनको मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूं कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई, वह जहां बैठे होंगे वहां हम खुद करवा लेंगे। हम आपको इस केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। Our vision is in 2047 we will be the Vishwa Guru, Viksit Bharat. We are marching towards that. Now we are the 5th largest economy in the world. In 27 we will be the 3rd largest economy. In 2047 we will be the number 1 economy and as well as Viksit Bharat. Now after 2014, within this 10 years, almost 1,20,000 startup companies came up, like youngsters, new generation people. They are all the CEOs, they are all the entrepreneurs. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में ही झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में भी एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का।